नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आपका फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, मिर्च लगा रहे हो या फिर शिमला मिर्च लगा रहे हो तो बेसल डोज कौन सा डालना है ये भी दिमाग में होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि भाई मिर्च में या फिर शिमला मिर्च में लॉजिक के साथ कौन सा डोज डालना चाहिए जिससे आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा और बढ़िया तरीके से हो और आपको अड़चने भी कम आ जाए। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर भी हम वही फॉर्मूला अपना रहे हैं, आपको लॉजिक के साथ सब चीजें बताना और किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप नहीं करना। हम किसी भी कंपनी को रिकमेंड नहीं करते हैं, दो चार उदाहरण के साथ बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो उठा लेना। इस बात के लिए लाइक भी बनता है। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि भाई मिर्च और शिमला मिर्च में बेसल डोज हमें कौन सा डालना है। ठीक है, तो बेसल डोज हमें कितने एकड़ में डालना है, उसका डोज रहेगा 1 एकड़ का। ठीक है, बेसल डोज जो हम लिखेंगे वो 1 एकड़ का लिखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये जानकारी पाएंगे कि भाई मिर्च और शिमला मिर्च में अब देखो हर एक फसल में एक अलग अलग न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि देखो हमने बताया टमाटर के अंदर फेरस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, सोयाबीन फसल के अंदर फेरस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, प्याज की फसल में सल्फर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, मक्का की फसल में जिंक की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है मतलब क्या यार, सिंपल वाली बात है। मेरे को मीठा पसंद है तो मैं मीठा ज्यादा खाता हूँ, किसी को तीखा पसंद है तो वो तीखा ज्यादा खाता है, यही रिक्वायरमेंट होता है सिंपल भाषा में। ठीक है, आप हर एक वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो इस प्रकार से भाई मिर्च और शिमला मिर्च के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा लगता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा होती है। तो आपको एक बात बता देता हूं कि आप देखो सल्फर जो एक न्यूट्रिएंट होता है वो तीखापन लाने का काम करता है। अभी आप बोलोगे दिव्यराज प्रूफ है क्या तेरे पास, तो बिल्कुल आपके मुंह से ही वो निकला हुआ शब्द मैं पकड़ूंगा और आप ही को बताऊंगा कौन सा वाला शब्द। सिंपल वाली चीज है, आप हमेशा कहते हो कि भाई प्याज की फसल में सल्फर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, अब सल्फर आप ज्यादा डालते हो किस फसल में, प्याज की फसल में। अब दूसरा शब्द, अगर कोई पढ़े लिखे किसान यहाँ पे अगर मौजूद है तो प्याज में तीखापन क्यों होता है, तो भाई वो सल्फर के कारण वो तीखापन होता है, ये चीज भी आपको पता है। और वही सल्फर के कारण हमारे आंखों से आंसू आते हैं। ठीक है, तो जितनी भी तीखी स्वाद वाली जो फसलें होती है उनमें सल्फर की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रहती है। तो सल्फर की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रहती है तो हम अपनी जो फसल में सल्फर ज्यादा डालेंगे, जिन जिन फसलों में तीखा स्वाद होता है तो हमारा उत्पादन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो मिर्च और शिमला मिर्च तीखी होती है। ठीक है, तो एक और चीज बता देता हूं, पीले रंग की जो मिट्टी होती है, अगर आपकी खेत की मिट्टी में पीले रंग का कोई शेड है या फिर पूरी की मिट्टी ही मिट्टी पीले रंग की है तो बधाई हो, आपकी जमीन में मिर्च और शिमला मिर्च बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। इसी तरीके से आपकी जमीन के अंदर प्याज हो गया या फिर लहसुन हो गया, जितनी भी तीखी स्वाद वाली जो फसलें होती है वो अव्वल दर्जे की आएगी। ठीक है, अब ये जानकारी एडिशनल मिलती रहेगी। अभी हम फोकस करते हैं अपने बेसल डोज के ऊपर। ठीक है, तो बेसल डोज में हमें एक बात पता चल गई कि भाई मिर्च और शिमला मिर्च में हमें सल्फर की मात्रा अच्छी खासी ऐड करनी है। तो क्यों ना हम ये बात करें कि भाई सल्फेट बेस्ड फॉर्मुलेशन ही इस्तेमाल करें और एडिशनल सल्फर भी डाल दे। तो यहाँ पे सल्फर डालते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर या आपके एरिया में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती होगी, टेम्परेचर बारिश के दिनों में भी ज्यादा रहता होगा, या फिर आप जिस दिन प्लांटेशन कर रहे हो उस दिन हीट ज्यादा है, बारिश ही नहीं गिर चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में सल्फर का ज्यादा इस्तेमाल आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि सल्फर में भी उष्णता हीट रहती है। इतनी सावधानी बरतेंगे तो आपका ये जो बेसल डोज है आपके लिए परफेक्ट काम करेगा। ये डिस्क्लेमर देना था, इसलिए वीडियो कभी भी दौड़ा दौड़ा के मत दिखा करो, बाद में देखते हो तो पछताओगे। ठीक है, इसलिए पहले से ही अच्छे से देखो। तो अभी हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आपको भी पता है विगर वाली वैरायटी है आजकल, तो उसको नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत ही नहीं। और नाइट्रोजन के लिए अपने पास ड्रिप लाइन है। ठीक है, समय समय पर जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना पास करते रहेंगे। इसलिए बेसल डोज के अंदर हम ज्यादा नाइट्रोजन क्यों नहीं डाल रहे या फिर नाइट्रेट नाइट्रोजन वाला डोज क्यों नहीं डाल रहे, तो उसके पीछे का कारण यही है कि भाई एक बार नाइट्रेट नाइट्रोजन दे दिया और कोई दिक्कत आ गई, कोई डायबैक आ गया या फिर विल्ट आ गया या फिर लेड ब्लाइट आ गया, तो भाई उस नाइट्रोजन को कवर करने के लिए और फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा।
और जो नुकसान होगा वो अलग से, ठीक है। तो इसके मतलब इतना रिस्क लेने से अच्छा ड्रिप लाइन है बॉस, जब जब लगेगा तब तब देते चलेंगे। तो अभी हम फोकस करेंगे फास्फोरस के ऊपर और पोटाश के ऊपर। अब फास्फोरस हम यहाँ पे नहीं मिक्स करने वाले, हम फास्फोरस का दोस्त लेने वाले। फास्फोरस का दोस्त कौन है? फास्फोरस का दोस्त है फेरस सल्फेट, ठीक है। तो हम क्या लेंगे? फेरस सल्फेट लेने वाले हैं, जो कि फास्फोरस का भी काम करने वाला है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे सल्फर लिख चुके हैं, ठीक है। तो सल्फर से क्या होता है? मैच्योरिटी वगैरह, अब देखो हीट होता है, ठीक है। अगर हीट एक्सेस हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो अर्ली मैच्योरिटी का भी खतरा रहता है, ठीक है। इसीलिए इस फॉर्मूले के अंदर आपको बिल्कुल भी पोटाश नहीं मिलाना है। जी हाँ, पोटाश नहीं मिलाना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम नॉर्मल नाइट्रोजन ऐड करेंगे इधर। कौन सा नॉर्मल नाइट्रोजन ऐड करेंगे? अमोनियम सल्फेट। अब इसका डोज कितना रखना है, इसके लिए आपको वीडियो अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा। दौड़ा दौड़ा के देखोगे तो मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, मिस कर जाओगे, ठीक है। फेरस सल्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। इसी के साथ साथ पत्ती रब करने के लिए, पत्तियों की साइज बढ़ाने के लिए और बहुत अलग अलग प्रकार के तनाव से बचाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिलिकॉन पाउडर। जी हाँ, पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, दानेदार वाला बिल्कुल मत लीजिए, उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो पाउडर वाला आप किसी भी कंपनी का लीजिए, मेरे को कोई भी अड़चन नहीं है, कोई भी कंपनी का लो यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखो, मिर्च की फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक हेवी होता है, बाकी इल्ली वगैरह का अटैक इतना हेवी नहीं होता है। एक हाथ प्रोक्लेम डाल दिया तो बात बन जाता है, ठीक है। इसीलिए जमीन के माध्यम से हम इसके अंदर देंगे रिजेंट दानेदार। जी हाँ, हम इसके अंदर देंगे रिजेंट दानेदार, ठीक है ना। तो रिजेंट दानेदार के साथ हम यहाँ पे एक और चीज देने वाले हैं वायरस के लिए। वायरस के लिए आपको ऊपर से स्प्रेइंग करना पड़ेगा, लेकिन नीचे से नॉर्मल सपोर्ट रहता है। ऐसा नहीं कि भाई अब इसमें वायरस के लिए कुछ डाल दिया है तो मैं अब वायरस के ऊपर फोकस नहीं करूंगा तो वायरस नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऊपर से जो हमने वायरस के लिए ट्रीटमेंट दिया है वो वाला वीडियो भी देख लेना, उसका ट्रीटमेंट भी आपको करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे वायरस के लिए हम लेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी कि COC, जिसको एक प्रोडक्ट के नाम से हम बोलेंगे ब्लू कॉपर। आप टॉप गन वगैरह भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, कॉम्बियप हो गया, या फिर जो सूक्ष्म अन्न द्रव्य होते हैं, जिंक हो गया, ठीक है ना, मोलिब्डेनम हो गया, बोरान हो गया, वो जो न्यूट्रिएंट होते हैं ड्रिप लाइन आपके पास है, जैसे जैसे समय समय पर जो रिक्वायरमेंट होगी वो देते जाएंगे। उदाहरण के लिए बात करते हैं, जैसे ही आपको लगे कि भाई मेरे को शंडा बहुत दौड़ाना है तो जिंक सल्फेट दे दो बॉस, ठीक है। जैसे आपको लगे कि भाई फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, भाई बोरान दे दो, तो उसके लिए सिस्टम है। एक साथ खिचड़ी बना कर दोगे तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि पौधे की शुरुआती वाली अवस्था में न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम रहता है। सिर्फ आपके स्प्रेइंग में NPK मिलाने से भी वो कंप्लीट हो जाता है। तो पहली अवस्था में इतना बल्क में डोज देने से अच्छा है छोटा डोज दो, अच्छा दो, जो लंबे समय के लिए काम करे, ठीक है। आपको डोज देने का इतना ही शौक है ना बॉस, एक काम करना, जब आपकी फसल में फ्लावरिंग आती है, फ्रूटिंग आती है, फल लगते हैं, तब जरूरत होती है इतने सारे न्यूट्रिएंट की, तब तो आप कुछ नहीं देते, तो उस समय ये डोज दे दीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस तरीके से चलेगा। अभी हम बात कर लेते हैं डोज कितना रखना है, ठीक है। सिंपल वाली चीज है, अगर आपकी जमीन लाल रंग की होगी तो आप सिर्फ 20 किलो में काम चला सकते हो। अगर आपकी जमीन भारी वाली काले रंग की है या फिर कैल्करस सॉइल जिसमें फेरस डेफिशिएंट रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप 50 किलो तक या 40 किलो तक भी फेरस सल्फेट दे सकते हो। अमोनियम सल्फेट कितना देना है? अमोनियम सल्फेट ज्यादा नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अगर कैल्करस सॉइल है आपके पास तो आप 20 किलो दे सकते हो, अगर साधारण सॉइल है तो आप 10 किलो में भी काम चला सकते हो, ठीक है। सिलिकॉन पाउडर कितना देना है? सिलिकॉन पाउडर आपको 1 एकड़ में 10 किलो देना है। ये दानेदार फॉर्मुलेशन में बिल्कुल नहीं लेना है, दानेदार में डालोगे रिजल्ट भी नहीं आएगा, बेवजह का खर्चा भी मत करो, वो भी खर्चा मत करो, ठीक है, रहने दो। अगर नहीं मिलता है तो रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिजेंट दानेदार कितना लेना है? इसका डोज है 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। ब्लू कॉपर कितना लेना है? 1 एकड़ के लिए 1 किलो, ठीक है। अब आपका काम तो हो गया, ठीक है। अब मेरा काम भी कर दीजिए, परिवार को सपोर्ट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।